चल, कौन से टॉपिक से हमें स्टार्ट करना है? चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें सबसे पहले है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, है कि नहीं है? एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। दोस्तों एटॉमिक मास के लिए आपको इतना ध्यान में रखना, 2-3 लाइनें सिर्फ ध्यान में रखनी है कि भाई आवाज सुनाई दे रही है सबको? हेलो, यस। कि भाई आपको एक C12 नाम सुना है? C12, उसको क्या लेना है आपको? यस, इसको आप लोग क्या लोगे? स्टैंडर्ड। हाँ, यस यस, स्टैंडर्ड। और दूसरी चीज, तो सर कार्बन का 12 हमने मान लिया है, यस मान लिया है। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, या किसी भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, तो उसका अगर एटॉमिक मास फाइंड करना है तो कंपैरेटिवली हम ये C12 का यूज करते हैं, कंपैरिजन करके बाकी का मास फाइंड करते हैं। समझ में आया? तो सिर्फ एटॉमिक मास के लिए ज्यादा कुछ ध्यान में रखना नहीं, आपको इतनी चीज ही आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर है? एक वर्ड उसमें है आइसोटॉप, वो तो ऑलरेडी आपने सुना है। कार्बन जो है वो 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 ऐसा रहता है। तो ये 12 इज द एटॉमिक मास एंड हियर वी कैन पुट 6 is the atomic number. The element whose atomic number are same but atomic mass are different, they are called isotopes. तो ये सब में से हमने कौन सा लिया? C12 लिया है, isotope of carbon which is called standard. Yes, चलो दोस्तों क्लियर है। दूसरी चीज कि यहाँ पे इसका यूनिट किसे मेजर किया है? U। और दूसरा एक वर्ड भी देखा था, कौन सा? AMU, एटॉमिक का मास यूनिट। और तीसरा अभी जो यूज करते हैं हम, वो क्या है? ग्राम पर मोल। तो दोस्तों ये 3 में से किसी भी यूनिट अगर आपके सामने आता है तो समझ लो कि दैट इज एटॉमिक मास। के लिए एक चीज और भी आपको याद रखनी है, AMU का वैल्यू 66,056 इंटू 10⁻⁻20 है, 19 नहीं होगा, 24 ग्राम। तो दोस्तों ये एक एटम का मास है, एक एटम का मास C12 का। तो इसके अकॉर्डिंग हमको फाइंड करवाया गया है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। बाकी जनरली हाइड्रोजन का 1.007 होता है, या तो कार्बन का जो होता है, तो वो सब कुछ हमें याद रखना है। अगर यही अगर जो पॉइंट दिख रहा है 1 ऑलमोस्ट, तो दैट इज ऑल्सो राइट फॉर फाइंडिंग द मोलिकुलर मास। नाउ अनदर वन मोलिकुलर मास इज देयर। तो मोलिकुलर मास इज व्हाट इज कॉल्ड summation of the mass of all atoms present in the molecule, that is called 2 into H plus O. 2 into 1 O is equal to 16, so 2 plus 16 is equal to 18. We can put here also U or AMU और ग्राम पर मोल। ये सारी चीज शायद हमें पता होगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास। मिल जाएगा ऐसे। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फाइंड करना है, अगर मैं पूछता हूँ CO2 का मॉलिक्यूलर मास, तो आप बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ C प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। तो उसके अकॉर्डिंग ये कार्बन का कितना हो जाता है? 12, 2 इंटू 16
तो ऐसे आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना आना चाहिए। चलो रेडी। अब क्या आ रहा है, एवरेज मास। इसका शायद एग्जाम्पल आ सकता है। क्या आ सकता है एग्जाम्पल, कि सपोज यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कार्बन ही दिया है ना, C12, C13 and C14 all are carbon and they are called isotope of each other. It has a 99.892, it has a 1.108 और this is 10 raised to minus 10. तो this is the proportion, percentage wise it's a proportion. अगर हमें एवरेज मास फाइंड करना है तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, एवरेज मास इज इक्वल टू व्हाट, कि भाई m1 इंटू परसेंटेज 1 प्लस m2 इंटू परसेंटेज 2 प्लस m3 इंटू परसेंटेज 3 डिवाइडेड बाय परसेंटेज कितने होते हैं 100, टोटल 100% हो जाएंगे सब। तो ये m1 मतलब क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है वो 12 इंटू उसके परसेंटेज 13 इंटू 1.19108 प्लस 13 प्लस 14 इंटू 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 अपॉन 100। चलो रेडी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज और यू या तो एम यू। सपोज इट्स यू गेट 12.011, तो ये हो जाएगा क्या, एवरेज मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एवरेज। बस चलो आगे जा रहे हैं। और क्या आया भाई, फॉर्मूला मास। तो दोस्तों अगर NaCl, सर NaCl और H2O, आप लोग मुझे बताओ दोस्तों ये दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NaCl एंड H2O? NaCl is the ionic compound and H2O is the molecular मतलब covalent compound। नाउ और भी एक डिफरेंस है दोस्तों, H2O का मॉलिक्यूल ऐसे इंडिपेंडेंट मिल सकता है, लेकिन NaCl कभी ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं मिलता। अच्छा ये कैसे बोल सकते हैं सर आप, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके बुक के अंदर पेज नंबर 17 पे फिगर 1.10 पे दिखाया है कि NaCl का अगर क्रिस्टल है तो Na प्लस और Cl माइनस ही रहते हैं, और वो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। तो इसीलिए इसका जो है, अगर NaCl का मॉलिक्यूलर मास किसी ने पूछा तो मैं क्या सिर्फ NaCl ले सकता हूं, ऐसे सेपरेट मुझे कभी नहीं मिलते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसी के ही NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है, फिर भी एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एटॉमिक मास ऑफ Cl ही लिखा जाता है। समझ में आया? ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉर्मल चार्ट में कुछ स्पेसिफिक आएगा, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो है सॉल्टी होते हैं, ये सॉल्ट्स के लिए है ज़्यादा, कि जिसके अंदर इनफाइनाइट NaCl है, ये एक मॉलिक्यूल NaCl का हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे बोलोगे तो देखोगे तो बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं। इसीलिए आपको क्या बताया, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बन सकते हैं, वो होते हैं अरेंजमेंट फिक्स में, वो कभी अलग से सेपरेट नहीं मिल सकते। चलो क्लियर? तो क्या हो गया दोस्तों, फॉर्मूला मास। अब हम देख रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्या है जी मोल कॉन्सेप्ट?
यस, मोल कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, तो मैं बता देता हूं। सिर्फ इतनी चीज याद रख सकते हो आप लोग, ये भी कभी थियरी में ऐसे नहीं आता दोस्तों। मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23 नंबर। ये क्या मतलब हुआ दोस्तों, समझ में आ रहा है? 1 मोल का मतलब क्या होगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर। चलेगा? तो ये किसी भी अगर 1 मोल एटम लिए तो यहाँ पे क्या होंगे, इतने एटम्स। 1 मोल आयन है तो इतने आयन्स। 1 मोल मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है? तो किसी भी चीज को 1 मोल ले लो मतलब इतने नंबर होते हैं। इतना तो आप लोग समझ सकते होंगे। और उसी में ही एक वर्ड आता है मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। मैं समझाता हूं कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज H2O है, क्या है? H2O। तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2 into 1 16 इज इक्वल टू 18 AMU। तो दोस्तों इसका जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ही मास अगर आप लोगे तो समझ लो दिस इज द 1 मोल। फॉर H2O molar mass is 18. For CO2 molar mass is, yes, C plus C मतलब 10 plus 2 into 16 44 AMU। तो these are called a molar mass, mass of 1 mole। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हैं आगे परसेंटेज कंपोजिशन। ये कुछ नया है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो दोस्तों एक सिंपल परसेंटेज ऑफ एन एटम इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हाँ दोस्तों, अगर किसी भी कंपाउंड में से मैं इसको लेके यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, चलो परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए into 100 divide by what? मॉलिक्यूलर मास। अब मैं दोस्तों बताता हूं आपको, अगर आपके पास H2O है तो H2O में हाइड्रोजन के परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल टू उसके हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 इंटू 100 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। 200 डिवाइड बाय 18 जो आएगा मेरे ख्याल से 11.11% होता होगा। परसेंटेज ऑफ H इज इक्वल टू ऑक्सीजन एक ही है, O तो वो 16 हो जाएगा। कितना मिल रहा है? 88.79 है ना, 89 तो मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप इसका एडिशन वगैरह करोगे, ये 11 था, 18 है और ये 78। चलो इतने परसेंटेज में आपको प्रोपोर्शन मिला, तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन
of percentage composition of an atom in the molecule। चलो आगे भाई, इंपेरिकल फॉर्मूला वाली बात है ना, और बहुत बढ़िया है ये। empirical formula for molecular formula। दोस्तों हम बोल सकते हैं ऐसा, परसेंटेज से इंपेरिकल फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला से मोलेकुलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये सीधा सादा रास्ता है। स्टेप 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप में ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको जो एलिमेंट दिए हैं उसका परसेंटेज दिए है क्वेश्चन में। अब उसका मास फाइंड करना है, तो क्या करोगे, जो परसेंटेज है ना, सपोज हम बोलते हैं कि भाई कौन क्या है, हाइड्रोजन कितना है 4.07, कार्बन कितना है 71 24.27% और है क्लोरीन है कितना है, चलो ये 3% टोटल करोगे तो क्या आपको 100 हो जाते हैं, हो जाते होंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ये सबको मास कर देना है। हाइड्रोजन का मास 0.47 ग्राम, कार्बन का 24.27 ग्राम और क्लोरीन का 71.65 ग्राम। ये क्या मिल गया आपको, मास ग्राम। चलो क्लियर है ये। अब इसके दूसरे में हमें बोला है कि फाइंड द मोल्स। अब इसका मोल फाइंड करना है तो 4.07 डिवाइड बाय 1, फिर इसका करना है 24.27 डिवाइड बाय 12, 2 जा 0.35, इसका करना है 7.5 और 7 13, क्लोरीन है ना Cl 35.5। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये भी मुझे लग रहा है 0.035 मिलेगा। तो आपको पता चला कि इसके अकॉर्डिंग ये मोल तो फाइंड हो गए। अब मोल के वेट क्या है, ये जो मोल मिले हैं उसमें से स्मॉलेस्ट से सबको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाए 2.035, 2.035, 2.035, 2.035, 2.035, 2:1:1। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इतने प्रोपोर्शन में हमें मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। इट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला में से हमें फिफ्थ में क्या करना है, सपोज हमें क्या मिला, वो ऐसा मिला क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, कार्बन का 1 है और Cl का भी 1 है। चलो अब हमें क्या करना है, लास्ट टॉपिक क्या है उसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है ना। तो 2 फॉर्मूला दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और सेकेंड वर्ड n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन फॉर्मूला मास। जो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास होता है
वो ले लेता है। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जांपल कर सकते हो। स्टोकियोमेट्री है दोस्तों, ये स्टोकियोमेट्री क्या है? एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। किसी भी रिएक्शन को आपने ऐसे लिखा है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है, तब इसके मोल और इसके मोल C और D, ये जो मोल्स है उसका जो प्रोपोर्शन है वो सारी रिएक्शन के लिए आफ्टर बैलेंस हम देखेंगे तो वो सेम रहता है। तो उसकी मतलब सेम होना चाहिए कि भाई अगर ये बैलेंस नहीं है तो स्टोकियोमेट्री दिखती नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमें एक एग्जांपल और दिया गया है, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। चलो दोस्तों, क्या मिलेगा हमें? बैलेंस करना है, हाइड्रोजन 4 है तो हमने हाइड्रोजन को 4 कर लिया। और दूसरी चीज की, अब यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो इसको 2 कर लेते हैं, कार्बन तो सिंगल ही है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि भाई अगर बोलेंगे तो ये 1 मोल है, 1 मोल मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑक्सीजन, वी गेट 1 मोल CO2 एंड 2 मोल H2O। क्या मिला दोस्तों इससे? हाँ यस, इससे हमें इतना पता चला कि अगर मोल के अकॉर्डिंग जाना है तो इट्स अ 1 मोल, इट्स अ 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। तो दोस्तों मोल के अकॉर्डिंग अब क्या आ रहा है? मॉलिक्यूल। तो दोस्तों 1 मॉलिक्यूल, इसके अंदर आपको मॉलिक्यूल मांगा है तो 1 मॉलिक्यूल लिखो। कितना मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। फिर ये क्या है? 1 मॉलिक्यूल और ये है 2 मॉलिक्यूल। अब कौन आया दोस्तों? वॉल्यूम है ना। 1 मोल का है 22.7 और ये है 2 इंटू 22.7, वॉल्यूम इतना लीटर है और ये 22.7 लीटर और ये 2 इंटू 22.7 लीटर। समझ में आया ना नील? हाँ, अब मास की बात आती है, वॉल्यूम की बात मास। तो दोस्तों इसका मोलिकुलर मास कितना है? कार्बन का 12 और 4 मतलब 16 ग्राम। अब ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना? 32 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यस O2 का 16 टू 32, उसके बाद 16 ग्राम और लास्ट में 2 इंटू 32 ग्राम। तो दोस्तों ये सारी चीज स्टोकियोमेट्रिक दिखाई दे रही है हमें। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि कभी भी किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस की हुई है, इट मस्ट बैलेंस रिएक्शन, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट द रियल और राइट आंसर। तो दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? और दूसरी चीज सर हमें परीक्षा में कितना लिखना है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने बताया स्टोकियोमेट्री मीन्स व्हाट। तो एक चीज है स्टोकियो एंड मेट्री मतलब मेट्रॉन। तो स्टोकियो मतलब एलिमेंट का मेजरमेंट। ये एलिमेंट का मेजरमेंट कहाँ देखा जाता है? तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के अंदर। समझ में आ रहा है? यस, इन द केमिकल रिएक्शन। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ पे भी देखो बैलेंस वर्ड है उसमें,
ये बैलेंस वर्ड पे बहुत ज्यादा तालमेल है, इसके साथ फोकस भी रखना पड़ेगा। अब देख रहे हैं हम देख रहे हैं इधर कि भाई इसीलिए हमें इतना तो पता चल गया, मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास में से हम मोल बना सकते हैं कैसे, और मोल से हमें वॉल्यूम मिल सकता है, हैं? और ये कुछ वॉल्यूम और मोल से हमें नंबर मिल सकते हैं। चलो समझ में आया। इसीलिए ये सारी चीजें, ये जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो सब एक दूसरे में इंटर कन्वर्जेबल है। कुछ समझ में आया आपको? आ जाना चाहिए। अब दूसरी चीज दोस्तों, अगर यही चीज मैं बोलूं कि संख्या है आपके पास, नंबर्स है 6.022 into 10⁻23, तो कैन यू फाइंड इट्स अ मोल? यस सर। एंड मोल मिलेंगे तो वॉल्यूम भी मिलेगा, और वॉल्यूम मिलेगा तो मोल से मास भी मिलेगा। तो दोस्तों ये पूरा एक तरह से सिस्टमेटिक हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट तो निकाल दिया है, हम नहीं लिख रहे, लेकिन मैं बता देता हूं। अगर आपका ये मॉलिक्यूल है, कहाँ गया है, H2 plus O2 gives H2O 1/2, 2 मोल करना है, चलो 2 मोल, बस खुश रहो। और ऐसे ही मतलब क्या हुआ कि ये अगर दोनों का प्रोपोर्शन ज्यादा या कम हो जाएगा तो ही आपका क्या बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। दोस्तों ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे बनता है, ये दोनों में क्या चाहिए आपको, हाँ, अगर मैंने ये 10 लीटर लिया है और इसको भी 10 लीटर लिया है, तो ये दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जो रिएक्शन के बाद कंप्लीटली खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट की लिमिटेशन आ जाती है। हाँ, एक रिएक्टेंट पड़ा है लेकिन दूसरा कम है, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो ये चीज जो है उसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि ये 10 लीटर से 10 लीटर अगर रखा है तो हमें तो क्या चाहिए, 2 मोल से 1 मोल चाहिए, तो 10 लीटर से हमारा कितना यूज होगा, 5 लीटर ही यूज होगा। अगर वो 5 होगा तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये अगर ये 5 यूज हो रहा है तो ये चल एक 0 हो जाएगा, और जो 0 हो गया उसकी वजह से उसका प्रोपोर्शन कम है, उसकी वजह से प्रोडक्ट भी कम मिलेगा। तो ड्यू टू दैट काइंड ऑफ रिएजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट बिकम लिमिटिंग, सो दिस काइंड ऑफ रिएजेंट आर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट फ्रॉम द रिएक्शन। फिर क्या है दोस्तों, यस, मास परसेंट। जो हमारा टॉपिक है क्या है भाई, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। क्या भाई, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। उसके अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, परसेंटेज W बाय W इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखना है, ये W पहले आता है, परसेंटेज पहले आता है तो मैंने 100 कर लिया, एंड ये परसेंटेज मल्टीप्लाई विद दिस W एंड दिस W, तो ऊपर भी W और नीचे भी W है। तो ये यहाँ पे ऊपर किसका, मास ऑफ
सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये फॉर्मूला याद रह सकता है आपको? नहीं रहता है फिर भी करना पड़ता है। अरे भाई क्लियर है? दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन का सिंबल x है। अगर कोई बोलेगा कि x है तो क्या बोलोगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। x मीन्स अब देखो इधर, इसको बोला जाता है मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको ये कंपोनेंट ए का अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो उसके मोल अपॉन टोटल मास दिया है तो मोल फाइंड कर दो और सीधा आप फॉर्मूला सेट करके ये मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। एक दूसरी चीज है कि इन एवरी कंडीशन ऑल द पार्टिकल और द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर the mole fraction of the sum of the mole fraction of all component is always 1। वो कभी नहीं चेंज होता। चलो मोला रेटी, उसका सिंबल है कैपिटल M, मोल अपॉन लीटर। अब ये मोल किसका? ऊपर से होता है तो सॉल्यूट का होता है और नीचे है तो सॉल्यूशन का। मोलारिटी है, लीटी में ही सॉल्वेंट आता है और उसका मास, लेकिन बाकी सब में क्या आता है भाई? सॉल्यूशन। एक ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू लीटर। चलो ये क्या होगा? आपका जो ये ग्रास है वो कौन है? जी। यस, ग्राम किसके? क्योंकि आपने ये क्या लिया था? मोल। मोल को आपने किस में कन्वर्ट किया? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वो मास किस में लेना है? ग्राम में। और मॉलिक्यूलर मास किस में होता है? ग्राम पर मोल में। तो ग्राम ग्राम कैंसल आ जाएगा, इसलिए मोल बच जाएगा ना। तो ऐसे हम ले सकते हैं। तो ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये हो गई आपकी मोलारिटी। लेकिन यहाँ पे एक आपको एग्जांपल भी दिया है। पेज नंबर 23 में नहीं 23 में आपको ये 10 करके दिया हुआ है। 10 दिख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। 200 ml ऑफ 1 मोलर NaOH यस, फिर आर टेकन and enough water is added to dilute it to make a 1 liter। क्या हुआ? 200 ml तो था ही, इसको हमने 1 लीटर बना लिया है। तो उसकी मोलारिटी क्या हो गई, ऐसा पूछा आपको। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लेना है? सर पहली कंडीशन थी तो 1 मोलर एंड 200 ml था। अब दूसरी कंडीशन में M2V2 तो वॉल्यूम 1000 ml है, तो हमारा मोलारिटी कितनी होगी? तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा। लेकिन अगर आप किसी एसिड या बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाते हो और उसको क्या करते हो?
नॉर्मालिटी मोलारिटी चेंज करते हो, उस टाइम नई जो सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी को फाइंड करने के लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2 ये फॉर्मूला यूज करना होगा। तो ये MCQ के लिए ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। एग्जाम्पल तो दिख रहा है, जो है सीधी सादी बात है। ओके, लास्ट टॉपिक दोस्तों, सबको पसंद है ऐसा, मोलालिटी, सिंबल इज स्मॉल m। तो मोलालिटी का फॉर्मूला था मोल अपॉन kg, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट। रेडी? तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला हो गया। कोई ऐसा बोलेगा कि 0.1 मोलर ग्लूकोज एक्वायर्स सॉल्यूशन मीन्स व्हाट? 0.1 मोलर ग्लूकोज है, उसका एक्वायर्स सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या? ये अगर 100 कर लेते हो और ये अगर 0.1 मिल जाता है, इसका जो इतना मोल है वो क्या मिलेगा आपको? ऐसे मिल सकता है? जीरो 0.1 मोलर है, तो यहां पे हमने लिया कि इन 1 kg सॉल्वेंट मतलब वाटर 0.1 मोल ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर सकते हो, परसेंटेज W/W। हाँ, यहाँ पे 100 आएगा नहीं, 1000 आएगा, 1000 ग्राम मतलब 1 kg ऑल्सो है। अनदर फॉर्मूला, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास kg। ये kg किसका? वेंट, ग्राम सॉल्यूट, m सॉल्यूट। तो ऐसे ही मोलालिटी का भी फॉर्मूला हम समझ सकते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर ही रखना है, बाकी आगे के पॉइंट तो सारे निकल गए हैं। एक्सरसाइज कितनी ओमिट हुई है? तो ये जितने टॉपिक हमने पढ़े उतनी एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ सकती है, बाकी की निकल जाएगी। ओके, और हमने देखा कि हमारे 16 पेज से स्टार्ट किया है, तो एक्सरसाइज में भी ऐसे कभी कभी बीच में मॉलिक्यूल नहीं दिए, रिएक्शन क्वेश्चन नहीं दिए, कंटिन्यूअस है। जैसे वो क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक आता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा बहुत ले लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, है ना? लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए? MCQ के लिए। अगर आपने बाकी का पोर्शन भी MCQ अच्छे करने हैं तो उसको MCQ बेस्ड प्रिपेयर करना चाहिए आपको। बाकी का ये जो पोर्शन है वो लास्ट एग्जाम के लिए भी ऐसे ही रहेगा ना, थियरी बेस्ड ही रहेगा, लेकिन इतने में से ही आएगा। चलो, फिर मेरे लग रहा है कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात जो है ना, उसमें सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम्पल दिख रहा है आपको 2.3, 2.4 एंड 2.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम्पल में से ये थियरी कभी थियरी में नहीं आएगी, ये MCQ में आ सकता है। कि जो आपको बताया ना यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो ध्यान में रखना है। सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला लगा, और वो कौन सा था? है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू
सी अपॉन लैम्डा, यही फॉर्मूला था ना। हाँ, और एनर्जी इसमें नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी होगी। यस, और ये क्या है, ये न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा वेव नंबर, न्यू बार इज इक्वल टू, ओके। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है लैम्डा। तो दोस्तों ये अगर फॉर्मूला आप यूज करते हो तो देखो, पहला एग्जांपल भी है आपका, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन भी देखोगे तो विविध भारती का रेडियो तो आपने सुना ही होगा, सुना है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड वेवलेंथ फाइंड करने को बोला है, तो सीधा आपको मिल जाएगा। यस, लेकिन ये सर ये क्या दिया है इसने हमें, चलो लैम्डा का लैम्डा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी है 1.368 क्या, किलो हर्ट्स, इट्स अ किलो हर्ट्स। और दूसरा जो है मेरे ख्याल से सी वेलोसिटी का 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से याद रखो कि ये किलो हर्ट्ज है, उसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए आपको, सिर्फ हर्ट्ज में। 1.368 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। तो अब ये दोनों चीज आप इसमें डालोगे तो सीधी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी कैलकुलेटर से, वेवलेंथ, सॉरी दोस्तों। अच्छा, उसका यूनिट क्या रहेगा, जो फाइंड किया उसका, यस ये आपका मीटर पर सेकंड था ना, इसलिए मीटर रहेगा। एग्जाम्पल 2 भी ऐसा ही है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको फाइंड करना है, तो अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेना दोस्तों। फिर ये प्लांक क्वांटम नंबर जो है वो भी थियरी मत करना कभी दोस्तों, उसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा एमसीक्यू बेस्ड जो लाइन आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान में रखना है। बाकी डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शायद इसमें है, और उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला आता है, E is proportional to nu, E is equal to h nu, और E is equal to hc upon lambda। समझ में आया दोस्तों? तो ये इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग ये फॉर्मूला वगैरह देख सकते, बाकी थियरी में ये मत करना, क्लियर। इसके एग्जाम्पल ज्यादा करना आप लोग, और वो बोहर वाला मॉडल है ना अपना, अभी आएगा तो वो अच्छे से करना है, ये एग्जाम्पल सारे करने हैं। टू 2.6 2.7, हाँ ये बल्ब वाला भी, ये तो शायद आपको समझ में आता होगा। भाई ये फॉर्मूला है, तो देखो 2.6 बता देता हूं मैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। अरे यार आप लोग 1 मोल फोटोन की चाहिए ना, ये किसका है, एक फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इट इज कॉल्ड E, but energy of 1 mole photon it is called Ne, and so our formula is become NhC upon lambda. So Ne is equal to NhC upon lambda के अंदर N it means what, Avogadro number 6.022 into 10⁻23। H बेचारा कौन है, प्लांक कांस्टेंट,
6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी कितना है, वेलोसिटी बदल जाएगी क्या? लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो इसने हमें फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये NE इज इक्वल टू एन एच न्यू है ना, तो ये NH न्यू, H हो गया, अभी न्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻14 है, तो ये सब का मल्टीपल करोगे तो सीधा आंसर। पहले आपको E फाइंड किया तो 3.313 इंटू 10⁻19 था, अब पर मोल कर दिया तो आपको इतने किलो जूल मिल जाता है। वॉट 100 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमिक लाइट, बढ़िया लाइट होगी उसकी, येलो कलर का है ना ये, ऑफ वेवलेंथ कितना दोस्तों? 400 वेवलेंथ है उसका, तो चलो वॉट कितने हैं? वॉट कितने हैं दोस्तों? 100 वॉट। लेकिन आपको ये वॉट को किस में कन्वर्ट करना है? जूल में, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आप फाइंड करोगे वो सारी कैसी होगी? जूल में होगी, इसीलिए कन्वर्ट इट इनटू जूल फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। रेडी? जूल इंटू सेकेंड इनवर्स, इसीलिए हम ऐसा सीधा लिख सकते हैं। सो इट्स अ पावर। ये क्या है? पावर ऑफ बल्ब। कितने पावर का है? हम बोलते हैं ना कि 10 वोल्ट का है, 0 वोल्ट का है, तो ऐसे ये बल्ब का क्या है? पावर। जो आपने वो देखा है ना बल्ब, उसके अंदर ऐसे आता है, देखा है कहीं? हाँ, ये हमारे व्हाइट वाले बल्ब नहीं, येलो वाला बल्ब 100 वोल्ट का। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा है कि एनर्जी E इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? Hc अपॉन लेमडा। तो सीधा आपके पास लेमडा है भाई, लेमडा है, हाँ दिया है, देखो कितना है? 400 है ना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एंड 3 इंटू 10⁸ अपॉन लेमडा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 6.626। लेमडा कितना हुआ? 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इतना आंसर मिलेगा, फटाफट कैलकुलेटर दिमाग में ही है। तो ये हो गया, आपके दिमाग में भी है मुझे पता है। हाँ चलो, अब क्या बोला कि भाई वो कितने फोटोन पर सेकंड एमिट करेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया कि 100 जूल पर सेकंड, मतलब क्या? 100 जूल एक सेकंड में ओमिट करेगा ना वो, तो 69 इंटू 10⁻19 जूल कितने सेकंड में वो ओमिट करेगा? ऐसा ही शायद करना पड़ेगा।
हाँ, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। और ये जो बल्ब है वो यहाँ पे क्या करने वाला है, 1 सेकंड में इतनी जूल एनर्जी ऑमिट करेगा। जूल पर सेकंड है ना, अगर यस उसको स्टार्ट करोगे तो 1 सेकंड में 100 जूल जितनी एनर्जी क्या करेगा वो, यस निकालेगा। ओके, ये सेकंड्स पूछा है ना आपको, 1 सेकंड में कितनी करेगा, पर सेकंड इतनी है तो इसमें इतनी कैसे, क्योंकि इससे तो हमें सेकंड्स मिलेंगे ना, हमें सेकंड्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन। फोर 4.969 इंटू 10⁻⁹ जूल, मतलब 1 फोटोन एमिट होगा। तो 100 जूल पर सेकेंड हाउ मच, यस दोस्तों, तो 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 4969 इंटू 10⁻⁹। अब ये देखो, ये जूल पर सेकंड है और ये क्या है, जूल 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 कैंसल, तो जो आएगा आंसर सेकेंड इनवर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, और उसके बाद ये जो है ना, आपको एक ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, फोटोन कितने 1 सेकंड में निकल रहा है वो आपको नंबर फाइंड करना है। ये मिला आपको क्या, 1 फोटोन की एनर्जी है, तो आपके तो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी वाले है ना, तो भाई 1 फोटोन की इतनी, तो इतने में कितने, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सीधा ये आंसर मिल सकता है। अब आपका 2.8 वाला देखो, ये था 2.7। अब 2.8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल ऑन व्हाट, सरफेस ऑफ सोडियम। तो ये सोडियम है, उसके सरफेस पे 300 नैनोमीटर का क्या गिरा, रेडिएशन। तो उसने क्या किया भाई, एमिट किया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन एमिट किया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, +5 जूल इंटू मोल इनवर्स। तो दोस्तों ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये मिल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। अब दोस्तों ये क्या बता रहा है, आपको मैं सीधा सीधा काउंटिंग बता देता हूँ। ये इससे आपको क्या मिलेगा, ये लैम्डा है ना, तो इससे आपको पहले मिलेगा E, फिर आप फाइंड करोगे एनी, इसी से ही। ओके, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, जूल पर मोल। अब इतनी एनर्जी आपकी क्या बोली जाएगी, इनिशियली जितना वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसमें एब्जॉर्ब हुई, अब उसमें से इतनी निकल रही है, तो ये जो है ये मिली, उसमें से 1.68 इंटू 10⁻⁵ को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। जो एनर्जी हमें मिल जाएगी वो जूल पर मोल है, वापस उसको हम क्या करेंगे, NHC अपॉन लैम्डा के तहत इसको वापस लैम्डा फाइंड करेंगे, और वो लैम्डा हमारा क्या रहेगा, वेवलेंथ, कि जिसकी आपको ओमिट करनी है उसकी पहले हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। सुनो दोस्तों, सपोज अगर आपको सिस्टमेटिकली इसको काउंट करना है तो पहले आपका लैम्डा कितना है बता देते हैं फटाफट, 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, चलो फिर
काइनेटिक, अच्छा इसका आपको क्या फाइंड करना है, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन लेमडा कितना 310⁻9। तो आपको आंसर जो मिल रहा है वो दोस्तों कितना मिल रहा है, इंटू 10⁻19 जूल। तो ये मिला आपको E। लेकिन आपकी जो एमिट होने वाली एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल है। देखो तो ये हो गई एक फोटोन की एंथैल्पी एनर्जी। इफ एनी करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻22 इंटू 6.626 इंटू 10⁻19 कर लेंगे ना, 23 आता है। तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे 3.99 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। कभी कभी हमें क्वेश्चन होगा कि सर ये हम एनी क्यों फाइंड किया, हुआ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो एमिट हो रही है उसका पर मोल है, तो हमारी जो एब्जॉर्ब हुई है वो भी पर मोल में ही फाइंड करनी पड़ेगी ना। तो इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर लेते हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें अंदर कितनी एनर्जी पड़ी है, कितनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो ये हो जाएगा 2.31 शायद इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल। तो ये पर मोल आया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अगेन एनी। तो सो एन ई इज इक्वल टू 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया आपकी क्या, एक इलेक्ट्रॉन को, ये क्रिस्टल में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम का, उसको एमिट करने के लिए मुझे इतनी एंथैल्पी देनी पड़ेगी। समझ में आया। अब दूसरा भी क्वेश्चन है इसमें, देखो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ। ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी इतनी दोगे तो ही वो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। ये देखो ये दोनों का रिलेशन क्या है दोस्तों, इनवर्स है। अगर ये मिनिमम है तो ये कैसा होगा, मैक्सिमम। तो अगर ये मिनिमम वाला जो मुझे E मिला है उसको इसमें रख दूं और लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई कर लू, तो मुझे क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा नैनोमीटर वो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, जो यहाँ पे हमने वापस वो फॉर्मूला यूज किया। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। देखो पहले वाले लेमडा से ई से एनी क्यों फाइंड किया, क्योंकि इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना था। तो चलो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो एनी मिला, अब मेथड जो है वो आप लोग करोगे, आपको मैंने सिर्फ रास्ता बताया, आपको टेक्स्ट बुक की ही मेथड करनी है। फिर ये एनी मिला, लेकिन एनी मीन्स एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बट फोटोन, बट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज ई। तो उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लिया। वही मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Na सोडियम, एंड उसी की ही लेमडा वेवलेंथ को हम ऐसे वही फॉर्मूला वापस एक ही फॉर्मूला से करते हैं। क्लियर है। ऐसे ही आप लोग 2.9 पे देख लेना। बाकी की जो चर्चा है वो दोस्तों हम नेक्स्ट कल सुबह में 7:30 बजे रेडी हो जाना। ओके, तो सुबह में हम रिवीजन ले लेंगे, तो आप लोग रेडी रहना दोस्तों। थैंक यू। 7:30